इससे पहले हम लोग ग्राफी विधि पे चर्चा किए थे। ग्राफ से हमने समीकरणों को हल करना सीखा। तो ग्राफी विधि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा पड़ जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बीजगणितीय विधि में हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बजगुणन विधि और परावर्त विधि, 4 विधि हैं, जिनमें से हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि पढ़ेंगे। आज हम प्रतिस्थापन विधि लेते हैं, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब इसकी क्रिया विधि क्या है उसको भी समझ लिए, और साथ ही साथ पहला प्रश्न जो है उसको भी आप समझ लिए कि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है सवालों को। तो यहाँ पर दिया है कि x धन y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें से हम इसको एक समीकरण मान ले, इसको दूसरा नंबर का समीकरण मान लें। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या मतलब है कि यहाँ पर 2 चर राशि दी हुई है और दोनों चर राशि में से किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के रूप में निकाल लेते हैं, फिर उसको हम दूसरे में पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ 2 समीकरण जो दिया है उसमें से हम कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 ले ले, चाहे समीकरण नंबर 2 ले ले। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें दोनों में 2-2 चर दिया हुआ है, तब हम या तो x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। अब देखो सवाल को किस प्रकार से लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर 4। अब हम क्या करते हैं, ये y को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 4 धन y आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर x का मान y के पदों में आ गया, x का मान y के पदों में आया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, अब यहाँ लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर हम x के जगह पर, इस x के जगह पर ये पूरा मान रख देंगे। तो यहाँ x का मान कितना है, 4 धन y, तो यहाँ पर हम 4 धन y लिखेंगे, 4 धन y धन ये y तो है ही है अपनी जगह पर, बराबर 14। अब इस 4 को इधर पक्षांतर कर दें और y और y को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4, तो 2y बराबर 10 आ गया। अब 2 को पक्षांतर करके काट देंगे तो आ जाएगा 10/2, तो y बराबर आ गया 5। अब y का मान निकल गया। अब आपको x का मान निकालना है, तो इस y के मान को चाहे आप 1 में रख दो, चाहे 2 में और चाहे 3 में, किसी में भी रख दोगे x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण नंबर 3 पे रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 4 धन y, तो x बराबर 4 धन y का मान आया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, तो x बराबर 9। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान 9 आया और y का मान 5 आया, ठीक है। इसको हम एक तरह से और भी लिखते हैं, चूँकि ये निर्देशांक ज्यामिति है, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था कि जब भी ऐसा मान आए तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है, तो इसे आप कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर जो चर है वो s और t में दिया है, तो इससे घबराना नहीं है। x, y, s, t, p, q, u, w, u भी कुछ भी दे सकता है, तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको x और y मान के ही चलना है, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर पहला समीकरण तो सीधा सीधा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु घबराहट कब होती है, जब हमारे पास बटे वाला आ जाता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इसको हम लोग पहले सरल कर लेते हैं, तो इसको सरल करने के बाद प्रश्न को हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 2 दिया है, इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 6। अब 2 का गुणा इधर होगा तो 2s, धन 3 का गुणा इधर होगा तो 3t,
बराबर 6 आ जाएगा। अब इस 6 को पक्षांतर कर देंगे तो 2s धन 3t बराबर 6 छक्के 36। इसको आप 3 नंबर का समीकरण मान लीजिए और इस समीकरण को भूल जाइए, क्योंकि ये समीकरण जो है वो बदलकर ये हो गया। तो हम लेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 लेंगे, और 1 और 3 लेंगे तो ठीक उसी प्रकार का सवाल बन जाएगा जो पहला सवाल मैंने अभी आपको बताया, ठीक उसी तरह बन जाएगा और उसी तरह हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 में s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, तो s बराबर माइनस टी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस टी हो जाएगा, तो 3 धन टी बच जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लें। ठीक है, समीकरण को आप कितना भी 5, 6 जितनी ज़रूरत है उतना मान सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। अब जो ये s का मान आया है इसको हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है, और इसको हम लिखेंगे कि s का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर। अब s का मान रख दो, तो s का मान मतलब यहाँ पर रखा जाएगा, तो 2 अपनी जगह पर है तो 2, और s का मान क्या है 3 धन t, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 धन t धन 3t बराबर 36। ठीक है, अब क्या करना है, हमको गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आप ध्यान में दीजिए कि जैसे ही हम s का मान रख देते हैं तो ये पूरी जो समीकरण बनती है वो एक चर वाली रैखिक समीकरण बन जाती है, और एक चर वाली रैखिक समीकरण बनने से चर का मान निकालना आसान हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने s का मान रख दिया, तो s का मान रखने से जो ये समीकरण हमारा बना है, ये जो समीकरण है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें देख लीजिए केवल एक ही चर राशि है t, और जब एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाता है तो उसमें से चर राशि का मान निकालना आसान हो जाता है। ठीक है ना, अब गुणा कर दिए तो 2t अच्छे धन 2t धन 3t बराबर 36। अब ये 2t और 3t मिलकर बन जाएंगे 5t बराबर, ये 36 चला जाएगा उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 तो 5t बराबर 30। तो t का मान कितना आ जाएगा, तो 30/5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। अब 5 से 30 को काट दो तो ये 6 बार जाएगा, तो t बराबर आ गया 6। तो t का मान आसानी से निकल गया। अब इस मान को आप समीकरण नंबर 4 में रख दें। ठीक है, तो t का मान समीकरण नंबर 4 में, अब t का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, और समीकरण 4 क्या है, s बराबर 3 धन t। ठीक है, तो s बराबर 3 धन t का मान कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ 6 रख देंगे तो s का मान आ जाएगा 9। तो s का मान आ गया 9 और t का मान 6 आ गया। तो इस प्रकार से सवाल हल हो जाएगा। देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू किस प्रकार से आई। तो आप भी इसको बड़े ध्यान से लगाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत बार बोल चुका हूँ। आप स्वयं समझदार हैं कि आपको ये लिखना है या नहीं। अब तीसरा सवाल लेते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। जनरली ये प्रश्न जब आपको स्कूल में बताया जाता है तो पहले इसे बोल दिया जाता है कि इस प्रश्न को हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हल नहीं होगा क्योंकि ये समपाती रेखा है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये हल क्यों नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि समांतर रेखा और समपाती रेखा दोनों को हम बीजगणितीय विधि से हल नहीं कर सकते। ग्राफी विधि से तो हल किया जा सकता है, परंतु बीजगणितीय विधि से हल नहीं किया जा सकता। तो इसमें देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखो a1/a2 मतलब 3/9, 3/9 बराबर आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर -1/-3 तो ये भी आ जाएगा 1/3, और c1/c2 कितना हो जाएगा 3/9 तो ये भी आ जाएगा 1/3। तो ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर क्या है कि अनुपात बराबर है। तो अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या है
कि ये रेखाएं संपाती रेखा है, कॉन्सिडेंट लाइन, और कॉन्सिडेंट लाइन को आप बीजगणितीय विधि से हल नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा कि हम इसको हल करके देखते हैं कि हम इसको क्यों नहीं हल कर सकते। चलो प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, जैसा नियम बताया था। समीकरण नंबर 1 से बिल्कुल उसी नियम का पालन करना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि माइनस वाई को यहाँ पक्षांतर कर दें, तो 3x बराबर 3 धन वाई। अब यहाँ से 3 को पक्षांतर कर दे तो x बराबर 3 धन वाई बटे 3, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। मैं बिल्कुल उसी मेथड से बता रहा हूँ जो कि अभी हमने पहला और दूसरा बनाया है, ताकि आपको पता चले कि सवाल कहाँ पर हल नहीं होगा। अब x का मान निकल गया, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तब यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक। तो 9, अब x का मान कितना है यहाँ से देख के लिख लीजिए, तो ये है 3 धन y बटे 3, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ से काटे 3 1 कम 3, 3 तिया 9। अब इसे गुणा कर दिए, 3 तिया 9 धन 3 1 कम 3 y माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 3y से 3y कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर 9 आ गया। तो 9 बराबर 9 आ गया, ये तो ठीक है, परंतु जरा आप सोच के देखिए कि यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है, x या फिर y का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो y आया है वो 0 हो गया, तो y 0 हो गया, मतलब y है ही नहीं। जब y ही नहीं है तो मान किसका निकलेगा, तो यह मान तो नहीं निकला, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं ना आप कि जिनका मान हमको निकालना है वही 0 हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको बीजगणितीय विधि से हल नहीं कर सकते। जब भी आप सवाल को लगाएंगे, यदि आपने नहीं समझा कि ये संपाती रेखा है या समानांतर रेखा है, तब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि x और y दोनों गायब हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तो यहाँ पर जो चर राशि दिया है वही 0 हो जाएंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है आपने कुछ गलती किया, परंतु आपने गलती नहीं किया, सवाल ही कुछ इस प्रकार से था जिसको आपने पहले से चेक नहीं किया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस सवाल को हम बीजगणितीय विधि से क्यों नहीं हल कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि दिया गया है वो चर राशि क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। 0 बन जाने से वो चर राशि का मान नहीं निकल पा रहा है। क्लियर, मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी। अब इस सवाल में दशमलव दिया हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कभी दशमलव से भी थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, परंतु इसको हम थोड़ा सरल करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। अब इसके हम दशमलव को हटा देते हैं, तो दशमलव को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 2/10x धन 3/10y, ये हो जाएगा 13/10, ठीक है। अब तीनों में क्या हो रहा है, बटे में 10 आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, चाहे तो इसको लघुत्तम लेके पक्षांतर कर देंगे तो 10 कट जाएगा। तो ये तीनों 10 हैं, तो तीनों 10 को सीधे काट देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2x धन 3y बराबर 13। ये आपका तीसरा नंबर का समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, ये बटे 10 आएगा, यहाँ भी बटे 10 आएगा, यहाँ भी बटे 10 आएगा। तो ये 10 10 10 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 4x धन 5y बराबर 23। तो इसको आप अलग से हल करके देख सकते हैं या इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार, तो भी सही मान आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। अब हमारा ये समीकरण बन गया। अब ये समीकरण बनने से सवाल हमारा आसान हो गया। हमको दशमलव से थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो हम पहले दशमलव को ही निपटा दिए। अब इसके बाद आते हैं हम फिर वही पुराना ढर्रा, पुराना पैटर्न उसी प्रकार हल करेंगे। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। अब इन दोनों का कोई मतलब नहीं है ना,
इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों का काम करना, अब इन दोनों से काम हमको करना है। तो हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 2x धन 3y बराबर 13। अब 3y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब हम 2 को पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब हमने क्या किया, समीकरण नंबर 3 से मान निकाला है। अब समीकरण 4 में इस मान को रख देंगे। ठीक, तो x का मान समीकरण नंबर 4 में प्रतिस्थापित करने पर, अब x का मान समीकरण नंबर हम 4 में रख देंगे। यहाँ पर x की जगह, ये x की जगह हम ये पूरा मान रख देते हैं, तो 4 अपनी जगह पर रहेगा, 13 माइनस 3y बटे 2 धन 5y बराबर 23। तो यहाँ पर कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इसको गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 6y धन 5y बराबर 23। अब यहाँ पर ये 26 को हम वहाँ पर पक्षांतर करेंगे, और यहाँ पर 6y माइनस में है और 5y धन में है, इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस y, और ये आ जाएगा 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर माइनस 3। ठीक है ना, 23 में से हम 26 घटा रहे हैं, छोटे में से बड़ा तो माइनस लगेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान 3 आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। अब इसके बाद हम x बराबर, y का मान यहाँ पे हम रखेंगे, तब x का मान क्या निकलेगा, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3, है ना, y का मान 3 निकला बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, तो x बराबर 4 बटे 2, तो x बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को बनाना है। सरल सवाल है, बस प्रैक्टिस करना जरूरी है। यदि प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो वीडियो देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो से आपको केवल एक मार्गदर्शन मिलेगा, और उस मार्गदर्शन में आपको बहुत सारे सवाल हल करने, और आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। कुछ बच्चों को तो वर्गमूल का चिन्ह देखने से ही जान निकल जाती है, और पहले से ही घबराने लगते हैं, और पहले से सरेंडर हो जाते हैं कि ये प्रश्न हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, परंतु ऐसे प्रश्न में मज़ा बहुत आता है। यदि आप मैथ में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेंगे तो ऐसे प्रश्न में मज़ा बहुत आएगा। इस प्रश्न को यदि आप देख के भी आंसर बता सकते हैं कि इसमें x और y का मान 0 0 आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले निकाल के देखते हैं कि ये प्रश्न का हल किस प्रकार से होगा। तो फिर पुराने मेथड से चलते हैं। जो मेथड अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसी को ही पकड़ के आपको काम करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, और ना ही अपने दिमाग में टेंशन लाना है कि ये कैसे बनेगा। नियम सबका सेम है, बस हमको नियम पर चलना है। तो हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 में लिखा है वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो वर्गमूल 2x बराबर माइनस वर्गमूल 3y। ठीक है, अब वर्गमूल 2 को पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर x का मान y के पदों में आ गया। अब हमको ये नहीं सोचना है कि ये कैसे हल होगा, उसका जो नियम है उससे वो हल हो ही जाएगा। इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सवाल को लगाइए ठीक उसी तरह जो पुराने नियम बनाए गए हैं। अभी x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर
अब समीकरण नंबर 2 क्या है, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। अब यहाँ पर x का मान हमको रखना है, तो पहले हम वर्गमूल 3 गुणा माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2y माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, ठीक है ना। अब इसके बाद हम हल करते हैं, देखो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, तो हरदम याद रखें वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9 हो जाएगा। और वर्गमूल 9 कितना आता है, 3 आता है, तो ये हो जाएगा -3y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे वर्गमूल 2। अब इसके बाद इस सवाल को थोड़ा सा सरल करने के लिए अब यहाँ पे जो -8 वर्गमूल 8y लिखा है, इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस वर्गमूल 8y। अब ये वर्गमूल 2 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 3y बराबर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 8, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 16, ठीक है। और 16 का वर्गमूल आपको पता है 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4y हो जाएगा। इस 4y को यहाँ पक्षांतर कर दें तो 3y माइनस 4y बराबर 0, तो आ जाएगा -7y बराबर 0। तो y का मान कितना हो जाएगा, -7 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो 0/7 बराबर 0/-7, तो y बराबर 0। तो y का मान 0 आ गया। मैंने बताया था ना ऐसे सवाल में x और y का मान 0 होता है, ठीक है। क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा सवाल पर कंसंट्रेट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ। अब y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में। अब वहाँ यहाँ पर y का मान कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो y का मान यदि हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो x बराबर माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 गुणा 0। और आपको ये मालूम है कि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा कर दे तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x का मान 0 और y का मान भी 0 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना है। तो ये समझ सक रहे हैं कि सवाल सरल है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि ये कठिन है क्योंकि हम वर्गमूल को देखकर घबरा जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, वर्गमूल वाले सवाल भी सरल होते हैं, ठीक। इसका आप तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको बताता हूँ कि मैंने कैसे बताया कि ये इसका x का मान और y का मान 0 आएगा। अब ये थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और यहाँ पर कोई समीकरण इस प्रकार से दिया है ax + by + c बराबर 0। कोई भी समीकरण में है, x का मान है, y का मान है और अचर पद है, तो ऐसी रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। कोई भी प्रकार हो सकता है इधर से जाए, हो सकता है इस प्रकार से जाए, तो कैसे भी बन सकती है। किंतु यदि रेखा का समीकरण ax + by बराबर 0 होगा, मतलब यहाँ पर आप देखिए कि x के गुणांक है, y का गुणांक है, किंतु अचर पद नहीं है। अचर पद क्या है, 0 है। तो जब भी अचर पद 0 होगा तो वो रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, तो चाहे इस प्रकार से गुजर जाए चाहे इस प्रकार से गुजर जाए, किसी भी प्रकार से गुजरे, ठीक है। तो वो क्या होगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यदि दो रेखाएं हैं तो दोनों क्या होगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। यदि मान लो a1 b1 और a2x + b2y बराबर 0, ऐसे कोई रेखा है तो दोनों रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। जब दोनों मूल बिंदु से होकर गुजरेगी तो मतलब वो मूल बिंदु पर काटेगी, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काटती है, तो वो कहाँ पर काटेगी, मूल बिंदु पर काटेगी। और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और वही आंसर क्या आएगा, 0 0 आएगा। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी देखो x का गुणांक है, y का गुणांक है और अचर पद नहीं है, यहाँ भी वही है। तो दोनों रेखाएं जो है वो मूल बिंदु से गुजर रही है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 0 0 ही आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप। तो हम जल्दी से पहचान सकते हैं कि रेखाएं किस प्रकार की है। कक्षा 11वीं में जब आप गणित लेके पढ़ेंगे तो इसको और सीख जाएंगे। और 7वें अध्याय में
जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से आप समझ पाएंगे। चलिए ये सवाल हम लोग हल करते हैं। ये 6वां नंबर का है, पहले का 6वां है। तो लगभग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल को कैसे बनाना है। इसमें बटे दिया हुआ है, पहले हम बटे को निपटा लेते हैं। तो बटे को निपटाने के लिए पहले समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। तो इसका क्या करना है हमको, बताइए क्या करना है हमको, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम ले लो। 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 6 और 3 का गुणा इधर जाएगा तो 3 × 9 9x माइनस 2 पंजे 10 10y बराबर -2। तो आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर, इस 6 को क्या करेंगे आप यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा -12। ये समीकरण नंबर 3 ले लिए। ठीक है, तो पहले को तो हमने सुधार दिया है, मैंने बिल्कुल हम अपने जैसा बना लिए हैं। अब इसके इसी प्रकार दूसरे को भी करते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है, x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13/6। ठीक, तो यहाँ भी क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब 2 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x और 3 का गुणा इधर कर देंगे तो धन 3y बराबर 13/6। अब 6 को जब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो गुणा 6 होगा और कट जाएगा, तो उनको यही निपटा डालो। तो ये हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 13। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 3 ये और समीकरण नंबर 4 ये, इन दोनों से आपको प्रश्न को हल करना है। ठीक है, और यदि आप चाहे तो इसको होमवर्क में ले लें और होमवर्क में लेकर इसको बनाइए आप। अब बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आया। और इनके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि प्रतिस्थापन विधि आपको बन जाए। ठीक है, और इस प्रकार से बने कि आप आँख बंद करके हर स्टेप को देख सकें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ।